वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में आपने रिलेशंस का एलिमेंट्री पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रिफ्रेश दिस वंस। एंड जो 12th का सिलेबस है एज सच दैट इज बेसिकली ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशंस। एंड जेईई मेन में वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिलेबस, जो बहुत ही लिमिटेड सा पोर्शन है और बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। देखिए हम क्या क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इट जो 11th में आपने किया था, आई विल ब्रीफ इट वंस अगेन। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर कितने होते हैं, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, देन टाइप्स ऑफ रिलेशंस। एंड जब हम टाइप्स कवर करेंगे तो उसके साथ विल सी दोस टाइप्स ऑफ कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, एंड देन क्वेश्चंस के टाइप्स। मेजरली 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल। लेट्स जस्ट डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो रिलेशन होता क्या है। लेट्स सपोज आपके स्कूल में स्टूडेंट्स के नेम्स तो स्टोर्ड है, फादर्स के नेम्स भी स्टोर्ड है, लेकिन दे मिस्ड कि कौन किसका फादर है। ठीक है, सो दे टुक आउट अ लिस्ट एंड दे गिव इट टू यू एंड सेड मैच विथ योर फादर। ठीक है, आपको अपने फादर के नेम के साथ आपका नेम को मैच करना है। तो आपको बहुत क्लियर है कि आपका नेम किसके साथ मैच होगा, सेकेंड पर्सन का नेम किसके साथ मैच होगा। सो हर एक को बहुत क्लैरिटी होगी और वहां पे दे विल बी एबल टू मैप इट इमीडिएटली। उसी तरह से जब हम कोई मैथमेटिकल रिलेशन की बात करते हैं, लेट्स टेक we have a set A, another set B, and यहाँ पे 1, 2, 3, 4 some numbers are there, 1, 2, 3, 4, 5 ये numbers है और आपसे कहा गया match with the squares। तो A से B में रिलेशन बनाया जा रहा है जिसमें A सेट के एलिमेंट्स को उनके स्क्वायर्स के साथ हमें कनेक्ट करना है, मैप करना है। वहां रिलेशन था मैच विथ फादर, यहाँ रिलेशन है मैच विथ स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ही नहीं, 4 का स्क्वायर है ही नहीं, सो दे विल नॉट हैव एनी मैपिंग। ठीक है, तो ये हो गया एक रिलेशन। सो रिलेशन इज नथिंग बट दो सेट में कनेक्शंस फॉलोइंग सर्टेन कंडीशन। वहां कंडीशन था फादर, यहाँ कंडीशन है स्क्वायर, एंड दैट कंडीशन कैन बी एनीथिंग दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको मैपिंग करना है। तो जब हम किसी रिलेशन को लिखते हैं ना बेटा, रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, इसे हम कहते हैं प्री इमेज सेट, जिसके एलिमेंट्स को हम मैच करते हैं। एंड ये है इमेज सेट और को डोमेन। ठीक है बच्चे, रिलेशन के केस में ये डोमेन नहीं कहलाता, तो कोई भी गलती ना करे। दिस इज ओनली प्री इमेज सेट एंड दिस इज इमेज सेट और को डोमेन। अब जब किसी कंडीशन के बेस पे आप रिलेशन को फ्रेम करते हो, लेट्स सपोज एग्जांपल के सेक में हम इसी को ले लेते हैं। इसमें जब हमने कंडीशन के बेस पे मैपिंग बनाया तो प्री इमेज सेट के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग क्रिएट ही नहीं हुआ, लेकिन जिनके मैपिंग्स बने हैं, प्री इमेज सेट के जिन एलिमेंट्स का मैपिंग बने हैं ना, उन एलिमेंट्स को लेके जो सेट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो अगर हम डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, वी विल राइट इट एज एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन। राइट, जैसे आप इस रिलेशन को लिखेंगे, सो यू आर गोइंग टू राइट इट एज 1, इनपुट आउटपुट, राइट, कॉमा 2, 4 लाइक दिस, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, क्योंकि रिलेशन तो हमेशा दो एलिमेंट में होता है ना। दिस इज रिलेटेड टू दिस इन व्हाट वे। ठीक है ना। और उसी तरह से इमेज सेट के जो एलिमेंट्स आज आउटपुट क्रिएट हुए हैं, आज इमेजेस क्रिएट हुए हैं, उस सेट को हम कहेंगे रेंज। सो रेंज ऑफ आर इज, किस तरह से हम उसे डिफाइन करेंगे, y such that x, y belongs to the relation, right? तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो आउटपुट है ना, तो उस आउटपुट के सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। सो इस केस में अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो 1 and 2 आज एलिमेंट्स, और आप यहां से भी ले सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, एंड रेंज चाहिए तो सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, दैट मीन्स 1, 4 इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। फाइन, अब इसी क्वेश्चन के फॉर्म में इसकी सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को बच्चे अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये है वो रिलेशन। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, आर इक्वल टू, इट हैज ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स, वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, सैटिस्फाइंग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर ये जो ए एंड बी सेट से वो क्या है, ए सेट हैज एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट हैज एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह की राइटिंग को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ राइटिंग, एंड ये है रोस्टर फॉर्म, राइट, और ये है डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जब कभी भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपको डोमेन, रेंज या कुछ भी फाइंड करना है, यू कैन इमीडिएटली ब्रिंग इट इनटू रोस्टर फॉर्म एंड प्रोसीड। यहाँ से आप सारा काम कर सकते हैं ना, डिटेल में आपको क्लैरिटी होता है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। फाइन, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन, आर इनवर्स होता क्या है।
समझ भी आ रहा है ना। इनवर्स मतलब जस्ट रिवर्स द ऑर्डर्ड पेयर, जो इनपुट था वो आउटपुट बन जाएगा, जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जैसे a, b है, अब उसे आप ट्रांसफॉर्म करके b, a कर देंगे। तो R इनवर्स को अगर हम डिफाइन करें, वी विल से इट कंसिस्ट ऑफ y, x as ordered pairs where x, y belongs to the relation, राइट। तो इस केस में बच्चे R इनवर्स आप क्या कहेंगे, R इनवर्स 1, इसको रिवर्स भी करेंगे तो 1, 1 ही रहेगा ना, और ये है 4, 2, राइट। एंड R इनवर्स का जो डोमेन होगा वो R का रेंज होगा, इनपुट एंड आउटपुट रिवर्स हो रहे ना, राइट। और R इनवर्स का रेंज R के लिए डोमेन होगा, फाइन। तो अगर हम कोई भी रिलेशन फ्रॉम A टू B की बात करें ना बेटा, A एंड B सेट्स अगर आपको गिवन है या उनकी कार्डिनलिटीज दे दी गई, इसमें M एलिमेंट्स आ दिया, इसमें N एलिमेंट्स आ दिया। अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो कितने होंगे, कैसे पता लगता है बेटा, जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं ना, एंड ऑर्डर्ड पेयर्स का प्रेजेंस A क्रॉस B में आता है, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इनपुट सेट क्रॉस द आउटपुट सेट, और इसी का ही एक पार्ट रिलेशन कहलाता है। सो कैन वी इवन डिफाइन अ रिलेशन एज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, राइट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने होंगे, जितने सबसेट्स A क्रॉस B के पॉसिबल है। और बच्चे किसी भी सेट के पास कितने सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B is to power cardinality of A cross B, right? And cardinality of A cross B बेटा, हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये तो आप सबको पता ही है, राइट। डायरेक्टली आपको याद रखना है 2 power mn, फाइन। तो अगर दे दिया गया बेटा A has elements such that x square minus 4 is equal to 0 and B set has elements such that x square minus x minus 2 equal to 0। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम A टू B, तो बच्चे A एंड B सेट तो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, यू आर गोइंग टू फर्स्ट ब्रिंग इट इनटू रोस्टर फॉर्म और चेक इस कार्डिनलिटी द वे दैट यू वांट, बिकॉज हमें कंप्लीट A एंड B सेट्स तो नहीं चाहिए ना, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हमें जानना है। तो इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट लेके भी कर सकते हो, और ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो m का वैल्यू आ गया 2 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट B, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 सोल्यूशन इसके पास भी है। तो m is 2, n is 2, answer is 2 power 2 into 2, 2 power 4, and that is 16 different relations are possible. Fine. Now next thing is composition of relations. वैसे आप फंक्शन में भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सबसे पहले अगर मैं कंपोजिशन वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूं, ऐसे सोचे कि यू आर विजिटिंग सम पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, चिप्स तो सबको पसंद है ना। तो आप उस फैक्ट्री को अगर आप एक्चुअली भी विजिट नहीं करते हैं तो एक बार आप ऐसे विजुलाइज तो कर सकते हैं कि पोटैटोज आए, देन दे वर पुट इनटू वॉशिंग, देन वॉशिंग से जो आउटपुट क्रिएट हुए, देन वॉशिंग से जो आउटपुट बने, दे वर फेड इनटू अनदर मशीन एंड इट्स जॉब इज टू पील द पोटैटोज, एंड पील होके इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ दैट गॉट इनटू अनदर मशीन एंड इस टास्क इज टू स्लाइस देम, स्लाइसिंग का टास्क है इसका। फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट मशीन में जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल मशीन्स आर पुट ऑन ए स्टोरेज एंड एट द एंड जो आउटकम हमारे पास बन के आता है वो है पोटैटो चिप्स। तो उसी तरह से कई बार ऐसे होगा कि कोई कैलकुलेशन ऐसा है जो एक स्टेप में नहीं हो सकता, तो उसके लिए मल्टीपल स्टेजेस की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे पोटैटो चिप्स के केस में हो रहा था, ठीक है ना। एक सिंगल मशीन वो सारे टास्क नहीं कर सकती, तो इसलिए वन आफ्टर द टास्क वाज परफॉर्म। उसी तरह से आप कनेक्ट करके देखना बच्चे। लेट्स टेक आई हैव सम रिलेशन R1 जिसने इनपुट लिया एज 1 2 3 4 एंड इसके इमेज सेट के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड देन अनदर रिलेशन इज देयर जिसका इनपुट सेट ये है, जो R1 का आउटपुट सेट है ना, उसके लिए वो आज इनपुट सेट वर्क करेगा। जैसे अभी हमने देखा ना, जो वॉशिंग से बाहर आया मतलब उस मशीन का जो आउटपुट हुआ और दूसरे मशीन के लिए आज इनपुट वर्क किया, वही होता है ना जब सीरीज में वो कनेक्टेड होते हैं, एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। जो R1 का आउटपुट है ना वो R2 के लिए आज इनपुट सेट वर्क करेगा। एंड देन फाइनली लेट्स टेक A B C आर द सेट्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 है इसके पास एलिमेंट्स, एंड इस 1 ने 2 प्रोड्यूस किया, 2 ने 4 एंड 3 ने 6। लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड जो R2 रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 2 प्रोड्यूसेस 1, 3 प्रोड्यूसेस 4 एंड 4 प्रोड्यूसेस 2, ठीक है। अब अगर हमें R2 ऑफ R1 पूछा जाए या R1 ऑफ R2 पूछा जाए, मीनिंग क्या है ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं ना R2 ऑफ R1, बच्चे आप सब ने लास्ट ईयर जब फंक्शन पढ़ा तो f ऑफ x,
ऐसे किया था ना, x इज व्हाट इनपुट एंड इस फंक्शन का जो भी काम है वो अकॉर्डिंगली उस आउटपुट को कैलकुलेट करेगा। उसी तरह से R2 ऑफ R1 मतलब R2 मशीन के लिए R1 इज गोइंग टू वर्क एज एन इनपुट, तो O को हटा के आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट विल मीन द सेम। ठीक, R1 का मतलब क्या है, जो R1 रिलेशन का आउटपुट है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, f क्या देता है हमें, जो फंक्शन का आउटपुट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू x सच इनपुट, राइट। तो उसी तरह से हम R1 को मीन करेंगे, वी आर मीनिंग R1 का जो आउटपुट है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें, जो R2 रिलेशन है उसके लिए इनपुट सेट R1 का आउटपुट सेट ही है। यस, दैट मीन्स यस दिस इज फिजिबल, ये हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या हम R1 ऑफ R2 फाइंड कर सकते हैं? R1 ऑफ R2 मतलब R1 के लिए R2 आज इनपुट सेट हो, मतलब R2 का जो आउटपुट है वो इसके लिए आज इनपुट वर्क करे। क्या इस तरह के कनेक्शन में वो पॉसिबल है? क्योंकि जो सीक्वेंस है वो R1 के बाद R2 हो रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेट्स सपोज R1 रिलेशन इज गिवन फ्रॉम A to B एंड R2 रिलेशन इज फ्रॉम B to C। बच्चे आप R1 ऑफ R2 अगर निकालने की बात करें तो बस आपको ये देखना है कि R2 का जो आउटपुट है वो C सेट में क्रिएट हो रहा है और R1 का जो इनपुट सेट है वो A सेट है। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये फिजिबल तो है ही नहीं। लेकिन R2 ऑफ R1 की अगर हम बात करें तो R1 का जो आउटपुट सेट है वो B है एंड R2 का इनपुट सेट B है, मतलब यस दिस इज फिजिबल। इज दैट फाइन? तो कब हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं, दैट पार्ट इज क्लियर। अब करेंगे कैसे, यहाँ पे देखें R2 ऑफ R1 की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो आप R1 सेट, तो आप R1 पे चले जाएं जो चाइल्ड रिलेशन है, इसे हम कहते हैं पेरेंट रिलेशन, दिस इज चाइल्ड रिलेशन। चाइल्ड रिलेशन पे चले जाएं, ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट का इवैल्यूएशन फर्स्ट होता है, राइट। सो और उसके एक एक एलिमेंट को ले लें। 1 क्या आउटपुट दे रहा है? 2, मतलब R1 के लिए जो हम इनपुट 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 2 क्रिएट हो रहा है। अब देखते हैं R2 ऑफ 2 क्या देता है, मतलब R2 का आउटकम क्या आएगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो हमें 1 दे रहा है। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट होगा ना R2 ऑफ R1 में, जो सबसे पहला इनपुट था वो था 1 ने 2 दिया यहाँ पे एंड फाइनली उसने 1 दिया, तो 1 आज इनपुट 1 आउटपुट इज बीन क्रिएटेड। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर इस कंपोजिशन में आएगा। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के पास। R1 का नेक्स्ट एलिमेंट इन द इनपुट सेट इज 2 ने आउटकम दिया 4 एंड 4 ने आगे R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटकम दे रहा है 2। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट हुआ वो है 2, 2। इज दैट फाइन? नेक्स्ट एलिमेंट पे चले, 3 ने आउटकम दिया 6, लेकिन 6 ने आगे कोई आउटकम प्रोड्यूस ही नहीं किया, इसका मतलब वो कंपोजिशन फ्रेम नहीं होगा। फाइन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखा ही नहीं जाएगा एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आउटपुट ही यहीं पे क्रिएट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कंपोजिशन उस एलिमेंट के लिए भी क्रिएट नहीं होगा, राइट। ये वो पोर्शन है जो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी किया हुआ है, हमने बस उसे क्विकली एक बार ब्रीफ कर लिया ताकि आगे हम कंटिन्यू कर पाए कंफर्टेबली। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आप देख लें। लेट्स टेक, आपसे कहा गया रिलेशन in set builder form x, y such that 2x plus 4y is equal to 8 where x and y are natural numbers, then how many elements are there in the relation? and इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, राइट। किसी भी रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, हु इज कनेक्टेड टू हुम, हु इज रिलेटेड टू हुम, है ना। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है ना, इसे हम अदरवाइज इस तरह से भी लिखते हैं, x is related to y if and only if 2x plus 4y is equal to 8 where x and y are natural numbers। दोनों एक ही चीज मीन कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें बात एक ही है, राइट। और यहाँ पे वो कंडीशन दे दिया गया है कि वो जो इनपुट एंड आउटपुट है दे आर कनेक्टेड बाय व्हिच कंडीशन। ठीक है, अब हमें चाहिए कितने ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में होंगे, इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछा गया है ना, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो क्विकली फ्रेम करके देखते हैं। जो इस तरह से एक्स एंड वाई गिवन होते हैं ना बेटा, उसे हम कहते हैं इम्प्लीसिट रिलेशंस। जैसे आपने इससे पहले किया तो डायरेक्टली वाई वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। तो बस हमने एक्स की पे वैल्यूज पुट किया और वाई को कैलकुलेट करते हुए चले गए क्योंकि वाई वाज डिपेंडेंट ऑन एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साथ में प्रेजेंट है। तो उस केस में या तो आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लें या डायरेक्टली प्रोसीड करना चाहें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब कितने एलिमेंट्स इसके पास होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रेम करके देख लेते हैं बेटा। x एंड y या नेचुरल नंबर्स, तो x का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हुआ, 1। पुट करके देखते हैं y क्या आ रहा है बच्चा। 1 हमने यहाँ पे पुट किया, दिस इज 6/4,
क्या वो एक नेचुरल नंबर है? क्योंकि हमें x एंड y दोनों ही नेचुरल नंबर चाहिए, नहीं है। इसका मतलब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर क्रिएट नहीं होगा। अब ले लेते हैं इसे 2, क्या आ जाएगा? 8 - 4/4 दैट इज 1। यस, इट इज प्रोड्यूसिंग ए नेचुरल नंबर, राइट? तो वो ऑर्डर पेयर होगा। और अगर आपके पास यहाँ सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है ना, आप सिंप्लीफाई करते हुए भी करें, बेटर रहेगा। और कई बार इसको देखते आप डायरेक्ट एनालिसिस से भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि हमें y एक नेचुरल नंबर चाहिए, तो क्लियर है 4 - x मस्ट बी इवन, तभी तो 2 को कैंसिल करेगा। एंड 4 - x टू बी इवन, x मस्ट बी इवन, क्योंकि 4 ऑलरेडी इवन है। तो x की पॉसिबिलिटीज ट्राई करने के लिए क्या क्या है हमारे पास? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर है, इसका मतलब बहुत क्लियर है, ये जो कुछ भी आना चाहिए पॉजिटिव ही आना चाहिए, राइट? दैट मीन्स 4 - x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, x मस्ट बी लेसर देन 4। अब x लेसर देन 4 भी होना चाहिए, x इवन भी होना चाहिए। एक ही पॉसिबिलिटी रह गई, दैट इज 2। तो 2 के अलावा कोई और x के लिए आपको ट्राई भी करने की जरूरत नहीं है, वो हमें कोई वैलिड आउटकम इस तरह का प्रोड्यूस करके देगा ही नहीं, राइट? तो इस रिलेशन के पास एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा। एंड व्हाट इज इट? अगर हम लिखना चाहें x हैज 2, y comes out to be 1, right? Single ordered pair is there in this relation. Clear बेटा? Now types of relations, ये हमारा क्लास 12th का सिलेबस है, और जो भी हम टाइप्स कवर करेंगे वो सारे रिलेशंस ऑन टू इटसेल्फ वाले होंगे। ऑन टू इटसेल्फ मतलब प्री इमेज सेट एंड इमेज सेट्स आर द सेम, ठीक है? फिर से कह रही हूं, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन हम कवर करेंगे दे आर ऑल ऑफ द काइंड रिलेशन ऑन टू द सेम सेट, रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू द सेम सेट। फाइन। सो फर्स्ट टाइप बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। बच्चे रिलेशन के टाइप्स बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है हमें सिर्फ उसी पे वर्क करना है, अननेसेसरी चीजों पे नहीं जाना है। जैसे बहुत सारे रिलेशन है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो कई लोग आपको ये सब भी बताने की कोशिश करते हैं, बट वी वेरी क्लियर वी डोंट नीड देम, वो हमारे सिलेबस में नहीं आते, ठीक है? तो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एंड लेटर यू विल स्टडी अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन ऑल्सो, ठीक है? होता क्या है, मैं कुछ लिख रही हूँ, आप उसका मीनिंग एक बार कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करो, ठीक है? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए आर इज इक्वल टू x, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट। और जब हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ना, ये अंडरस्टूड है फॉर ऑल। बच्चा ये सिंबल हमें पता है ना, इन्वर्टेड ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए, x, x ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके जो रिलेशन क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। और क्लियर कर लेते हैं। Let's take I have a set 1, 2, 3 as elements and I write a relation as 1, 1, 2, 2। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी बनने के लिए हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर इन एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग x, x टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए। इनपुट शुडंट लूज इट्स आइडेंटिटी। सो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर हर एक इनपुट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इस रिलेशन को कंस्ट्रक्ट किया है और इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हमने इसे इंस्ट्रक्ट किया है कि इस घर में सिर्फ x, x टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर ही एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, राइट? सो 1, 1, 2, 2 ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, रीजन बीइंग 3, 3 इज मिसिंग इन इट, राइट? अब लेट मी राइट अनदर रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? वंस अगेन नो। ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स तो है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है और उसका प्रेजेंस आ गया है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन बनने के लिए x, x टाइप ऑफ सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, कुछ भी मिसिंग नहीं और उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं। इज दैट फाइन? अब अगर हमें सेट ए दे दिया गया और कहा जाए नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू ए, तो बहुत क्लियर है एक ही तो पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि हमें x, x टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर सारे के सारे रखने हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं और कुछ हम रिमूव कर नहीं सकते, मतलब एक ही ऐसा रिलेशन पॉसिबल है। तो लिख ले क्लियरली, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस पॉसिबल ऑन टू सेट ए। ऑन टू सेट ए मतलब अंडरस्टूड है, सेट ए टू सेट ए, उसे हम लिखते हैं ऑन टू सेट ए, ठीक है? ऑन टू द सेम सेट, दैट इज 1। क्लियर? सेकेंड टाइप, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन नाम ही क्लियर कर देता है, कंप्लीट यूनिवर्स इज देयर इन इट। अब यूनिवर्स क्या है? रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्स क्या है? वी अंडरस्टूड दैट रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
और इस केस में प्री इमेज सेट एंड इमेज सेट दोनों ही ए है, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट। अब अगर हम उसके यूनिवर्स की बात करें, इसका मतलब हमें कंप्लीट चीज की बात करनी है, और इस रिलेशन में कंप्लीट चीज होगा ए क्रॉस ए। सो रिलेशन दैट इज ए क्रॉस ए इज यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सब कुछ जो आप सोच सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कनेक्टिंग ए क्रॉस ए, दे ऑल मस्ट बी देयर, राइट। सो नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन पॉसिबल ऑन ए गिवन सेट इज 1, क्लियर। थर्ड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, मैं कुछ लिख रही हूं एंड यू ट्राई टू गेट इट्स मीनिंग। देखें, x, x must belong to the relation for all x belonging to set A। अब कई बच्चों को हो सकता है इसमें क्लैरिटी ना आए कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखने में दोनों एक जैसे लग रहे, क्योंकि कंडीशन एक ही है, देन व्हाई टू डिफरेंट नेम्स, हाउ आर दे डिफरेंट, राइट। उस बात को ही आपको समझना है। आइडेंटिटी रिलेशन के केस में हमने रिलेशन को बिल्ड किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, मतलब हमें पता है कि उसमें क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना है। तो इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हमने क्लियर कर लिया था कि इस हाउस में जो आएंगे वो सिर्फ ये वाले ही आएंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, राइट। अभी हम रिलेशन को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि भाई ये तो होना चाहिए, बस इनमें से कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है, वी आर नॉट बॉदर्ड, राइट। तो यहाँ पे एक तरह से कंडीशन ऐसे इंपोज किया जा रहा है कि इनका प्रेजेंस मस्ट है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, राइट। दैट मीन्स अगर सेट ए में एलिमेंट्स ए बी सी है, देन रिलेशन ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, अगर सिर्फ ये दिया जाए, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि फॉर ऑल है, सी कॉमा सी मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मैंने इसमें सी कॉमा सी डाल दिया, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल है। अब इन तीनों के अलावा मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा डाल दूं, तब भी ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, और भी कुछ डाल दूं तब भी ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए इसका होना जरूरी है, बाकी कुछ भी है एक्स्ट्रा, वी डू नॉट बॉदर, फाइन। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? Yes, but every reflexive relation is not an identity relation. Fine. Now let us discuss number of reflexive relation on a set कितने होंगे। अगर हमें A set दे दिया गया है ना, तो कितने reflexive relation हम बना सकते हैं। अब काउंटिंग की बात हो रही है तो थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज तो आएगा, लेकिन सिंपल रहेगा, करके देखते हैं। उसके लिए बच्चा मैं सेट A ले लेती हूँ, ABC as एलिमेंट्स, ए क्रॉस ए का हमें सबसेट लेना है, और वो सबसेट उस तरह का होना चाहिए कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी मस्ट बी सिलेक्टेड, राइट। वैसे तो आप इसे बिगर कुछ लिखे भी समझ सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे उसके लिए मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ए क्रॉस ए में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, उसे इस तरह से 2 डायमेंशन वे में प्रेजेंट कर दें, ठीक है। अब बचा एक्स कॉमा एक्स टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डायगोनल के अलोंग आपको दिख रहा है, राइट। तो अगर सेट ए की कार्डिनलिटी n है ना, ए के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हो, सो ए क्रॉस ए के पास n इंटू एन, मतलब n स्क्वेयर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर, और उन n स्क्वेयर ऑर्डर्ड पेयर्स में से x कॉमा x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे बेटा? n होंगे ना। ये तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स है, एंड इन टोटल में से x कॉमा x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर n होंगे, क्योंकि जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और दोनों सेम होना चाहिए, तो बस आप इस जगह को फिल करेंगे n वेज में, जो आप यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सो n सच ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर, फाइन। तो जो नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स है, मतलब जो x कॉमा x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, वो कितने हैं बेटा? रिमेनिंग, दैट इज n स्क्वायर माइनस n ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। इसे हम लिख लेते हैं आज नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स, नॉन डायगोनल, फाइन। अब आ जाए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कंस्ट्रक्शन पे। लुक एट, हमें ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बाय डिफॉल्ट उठा के यहाँ रख देना है, राइट। तो इसके बारे में कोई डिस्कशन हमें करना ही नहीं है। अब बस हमें ये बात करनी है कि जो रिमेनिंग n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर, उसमें से किसे लेना है और किसे नहीं लेना है, राइट। दैट मीन्स इन रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स को हमें हर एक को येस और नो 2 चॉइसेस देना है। अगर वो येस कहते हैं तो हम यहाँ उन्हें पुट कर देंगे, नो कहते हैं तो विल लीव देम, राइट। सो 2 into 2 into 2 into हर एक के लिए 2 choices, so that will become 2 power n square minus n. So number of reflexive relations from set A to A straight away लिखना है, ठीक। आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स तो ऑलरेडी आ गए, जो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है ना,
उसका एक सबसेट आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, राइट। एंड रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स इतने हैं और इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। तो उतने तरह से यहाँ क्या आ सकता है वो डिसीजन हम ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल इज दिस। फाइन, और इजीली याद भी रहेगा वंस यू हैव अंडरस्टूड इट। क्लियर। वन मोर थिंग, अगर आपको कहा गया कि दो रिलेशन है R1 एंड R2, दोनों A टू A में ही है, वेयर R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव, दोनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि R1 यूनियन R2 रिफ्लेक्सिव आएगा या नहीं आएगा, एंड R1 इंटरसेक्शन R2 विल बी रिफ्लेक्सिव और नॉट, क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं डायरेक्टली? यस, क्योंकि R1 रिलेशन को अगर आप रोस्टर फॉर्म में विजुलाइज करें ना, तो x, x टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स R1 के पास है एंड वही सारे ऑर्डर्ड पेयर्स R2 के पास भी है। तो जब हम उनको यूनाइट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो आना ही है उस यूनियन सेट में। जैसे अगर मेरे पास 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2 ये एक रिलेशन है लिस्टेड, एंड मैं यूनियन लेती हूँ 1, 1, 2, 2 एंड 3, 1 के साथ, क्या इसके यूनियन में 1, 1, 2, 2 जो दोनों के पास ऑर्डर्ड पेयर्स है वो तो आना ही है, आना है। एंड यूनियन में तो इनफैक्ट जो किसी एक के पास भी होता वो भी आ जाना था, राइट। तो उसी तरह से आप यहाँ पे मुझे बताएं, ए सेट जो कोई भी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दोनों के पास है और सारे ऑर्डर्ड पेयर से x, x टाइप ऑफ, तो यूनियन में वो हो गई। सो दिस इज बाउंड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड एट द सेम टाइम x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दोनों के पास है, तो इंटरसेक्शन में भी आना है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव ही होगा बच्चे। डायरेक्टली आंसर करना है। फाइन, क्वेश्चंस हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट फिनिश ऑल द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सो सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इट सेज अगर रिलेशन में x, y है, देन अगर है तो y, x का प्रेजेंस भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिलिंग है तो उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्या मीन किया? लेट्स टेक, हमारे पास सेट है बेटा ABC एंड रिलेशन इज A, 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 B, B, A, B, C। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? उसके लिए हर इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर का ना रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आप लें। तो अगर हम इसे रिवर्स करते हैं, A, A ही रहता है, उसका प्रेजेंस ऑलरेडी R में है। A, B का रिवर्स B, A वो है। B, A का रिवर्स A, B वो भी है, मतलब इसका रिवर्स पेयर भी है। B, C का C, B जो कि यहाँ मिसिंग है। अगर किसी एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर का भी रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग होगा तो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अगर हर इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिसिटी टेस्ट को क्लियर करता है तो ओवरऑल इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक मानेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? और बेस्ट वे टू टेक इट इज, आप बस इसका R इनवर्स फ्रेम कर लें। R इनवर्स अभी हमने डिस्कस किया था, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर ले लें। इसका रिवर्स है B, A, इसका रिवर्स है A, B और इसका है C, B। अगर R एंड R इनवर्स इक्वल हो जाते हैं ना, देन दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज नॉट। इस केस में ये तो सेम है, ये सेम है, क्योंकि एक सेट में ऑर्डर इन व्हिच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है ये, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। फाइन, एक क्वेश्चन में इसका सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको देती हूँ। लुक एट, रिलेशन इज x, y such that x minus y mod is divisible by 5। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो करना क्या होगा, अगर x, y उस रिलेशन में है तो आपको चेक करना है क्या y, x उस रिलेशन में होगा। तो y, x इस रिलेशन में होने के लिए इस रिलेशन में कंडीशन ये है ना, जो इनपुट है माइनस द आउटपुट मॉड्यूलस मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो y, x इस रिलेशन में आने के लिए इनपुट माइनस द आउटपुट मतलब y माइनस x मॉड मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो बस हमें ये चेक करना है, अगर x, y है, इफ x, y इज प्रेजेंट, मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो उसके बेस पे क्या ये फुलफिल हो सकता है। अगर x माइनस y का मॉड डिविजिबल बाय 5 है तो क्या y माइनस x का मॉड भी डिविजिबल बाय 5 होगा? 100% होगा, राइट? क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही तो है। हमें पता है ना, मॉड ऑफ ए ले या मॉड ऑफ माइनस ए ले, एक ही बात है। मॉड ऑफ ए माइनस बी ले या मॉड ऑफ बी माइनस ए ले, एक ही बात है, राइट? और आप उसे इस तरह से भी कह सकते हैं, x माइनस वाई मॉड इज डिविजिबल बाई 5, मतलब x माइनस वाई इज प्लस माइनस 5k,
राइट। तो y माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस प्लस 5k। तो अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो मॉड में हमें पता है प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, मॉड के अंदर वो साइन मैटर ही नहीं करता है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं और 5 को हम बाहर लाके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इट इज डिविजिबल बाय 5, तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनाए जा सकते हैं ऑन ए गिवन सेट। तो उसके लिए लेट अस टेक हेल्प ऑफ ए सेट a, b, c, और कोई भी रिलेशन है तो a क्रॉस a का सबसेट होगा। उसके एलिमेंट का मैं लिस्ट बना देती हूँ एंड यहां से हम डिस्कस करेंगे b, a, b, 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 c, and this is c, a, c, b and c, c। बच्चे सिमेट्रिक बनने के लिए अगर उसमें x, y है तो y, x का होना जरूरी है, राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन है जिसके पास सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर है और वो भी x, x है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि x, x का जो रिवर्स ऑर्डर पेयर है वो सेम ही है एंड उसका प्रेजेंस ऑलरेडी है, और आप r इनवर्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो r इनवर्स के केस में ये जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं ना, वो न्यूट्रल ऑर्डर पेयर्स होते हैं, मतलब वो अकेले ही सफिशिएंट होते हैं टू मैच विथ इट्स इनवर्स ऑर्डर पेयर, राइट। तो इनके साथ हमें किसी और का प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं सिमेट्रिसिटी टेस्ट के लिए, राइट। लेकिन अगर हमारे पास नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं उस केस में, जैसे कि अगर ये है हमारे रिलेशन में तो हमें इसका प्रेजेंस जरूरी है उस रिलेशन में। उसी तरह से अगर ये है तो हमें ये चाहिए, ये है तो ये चाहिए, मतलब ये दोनों का एग्जिस्टेंस या तो साथ में हो या ना हो। उसी तरह से इन दोनों का एग्जिस्टेंस या तो है, दोनों साथ में है, या दोनों ही नहीं है, ये नहीं कि एक है और दूसरा नहीं है, राइट। तो बच्चे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे? उसके लिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है हर एक को हम 2 चॉइसेस देंगे, सो दैट विल बिकम 2 पावर n। अगर कार्डिनलिटी ऑफ a n है ना, तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर n होते हैं। एंड जो नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स है वो 2 ट्राइंगल में बटे हुए हैं, राइट। और आपको बस एक ट्राइंगल के बारे में डिसीजन लेना है, ऑटोमेटिकली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर का डिसीजन हो जाएगा। अगर इसने येस कहा तो ऑटोमेटिकली ये भी आ जाएगा, अगर इसने नो कहा तो ऑटोमेटिकली ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो बस आपने एक ट्राइंगल के ऑर्डर्ड पेयर पे अटेंशन देना है, दूसरा सेम डिसीजन को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है बेटा? n स्क्वायर माइनस n टोटल नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो कि 2 ट्राइंगल में बटे हुए हैं। तो एक ट्राइंगल के पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है? ये, राइट। सो दिस इज 10 एंड 2 बेस सेम है ना, तो अगर हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दें that is n square plus n by 2. Please remember this, number of symmetric relations onto set A is 2 power n square plus n by 2. Use it directly whenever required. Question आते हैं, ठीक है बेटा। अब रिसेंटली जेईई मेन में क्वेश्चन आया था, उसमें सेट A दे दिया गया और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल which are symmetric but not reflexive. तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस which are symmetric but not reflexive, इसकी बात हो रही है। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, और इस पे डिफरेंस पे तो बच्चे कई ओकेजन पे डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, दैट्स इट। देखो a माइनस बी की अगर बात होती है ना, तो हमें ये फाइंड करना होता है। तो आप इसे ये नहीं लिखेंगे कि दिस माइनस दिस, नहीं, ये हम गलत हो जाएंगे। ये तो आप तभी लिख सकते हो व्हेन r इज ए सबसेट ऑफ s, नॉट अदरवाइज। डायग्राम से आप विजुलाइज भी कर सकते हो ना, अगर r उसका एक सबसेट है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, तो ये कंप्लीट रिमूवल से काम चल जाएगा। लेकिन इन जनरल ये क्या होता है, n ऑफ s माइनस ये है ना, यहाँ पे देखें n ऑफ a माइनस b इज व्हाट, n ऑफ a में से क्या रिमूव हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है। a का कौन सा हिस्सा रिमूव हो रहा है, राइट, जस्ट इतना सा, यू नीड टू टेक केयर। तो यहाँ पे ये हो जाता है s इंटरसेक्शन r। अब देखो कितना इजीली आप इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हैं? 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बोथ, मतलब सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव हो। तो कोई भी ऐसा नया सा काम करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट हमने याद नहीं रखा है, इमीडिएटली इस डायग्राम पे आप आ जाएं, एनालाइज करें और आंसर लिख ले, फटाफट हो जाएगा। आप बताएं ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक है एंड रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव अगर है मतलब ये वाले ऑर्डर पेयर का आना कंफर्म्ड है, एंड सिमेट्रिक है इसका मतलब एक ट्राइंगल के ऑर्डर पेयर्स को हमें ध्यान देना है, दूसरे ट्राइंगल के ऑर्डर पेयर्स ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स वी ओनली हैव टू डिसाइड अबाउट वन ट्राइंगल एलिमेंट्स, राइट, एंड दैट विल बी 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। फाइन। अब इसमें नेक्स्ट थिंग बेटा, अगर कहा जाए कि R1 एंड R2 दो रिलेशंस है फ्रॉम सेट A
R2 सेट A एंड ये दोनों ही सिमेट्रिक रिलेशंस है, देन व्हाट अबाउट R1 यूनियन R2 एंड R1 इंटरसेक्शन R2? डायरेक्टली बताया जा सकता है R1 ऐसा रिलेशन है जिसके पास अगर x, y है तो y, x है, मतलब हर ऑर्डर पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्स ऑर्डर पेयर्स का फॉर्मेशन वहां पे है। R2 में भी वही चीज हो रहा है। तो अगर हम दोनों को यूनाइट करेंगे एंड उनके यूनियन में से अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर देखेंगे तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर तो उसमें होगा ही होगा, राइट? क्योंकि अगर जो आप ऑर्डर पेयर चेक करें वो R1 से आया है तो R1 के पास उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर है तो यूनियन में भी होगा ही। और उसी तरह से अगर वो ऑर्डर पेयर R2 का है, R2 सिमेट्रिक है तो R2 में उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर है तो यूनियन में भी उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? सो इट विल बी ए सिमेट्रिक रिलेशन एंड उसी तरह से बच्चे इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक ही होगा। सो बोथ दीज आर सिमेट्रिक, डायरेक्टली लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशन करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर लेंगे, इफ देन का मीनिंग। इफ समथिंग देन समथिंग के मीनिंग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे जस्टिस कर पाएंगे। तो आप कुछ इस तरह से समझें, टुडे आई गिव ए स्टेटमेंट सेइंग इफ इट रेन्स टुडे, इफ इट रेन्स टुडे then I will not go to play। ठीक, क्या मतलब है? अगर आज बारिश हुई एंड आई गो आउट टू प्ले तो मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे? झूठी है, यही ना? क्योंकि आई गेव सम स्टेटमेंट एंड आई डिड नॉट कीप इट, माई कमिटमेंट फेल्ड। जो मैंने कमिट किया था मैंने उसे निभाया नहीं, राइट? तो झूठी है कहेंगे, दैट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स। लेकिन अगर आज बारिश हुई एंड आई डिड नॉट गो आउट टू प्ले, पीपल विल से यार सच्ची इंसान है ना, जो बोला वो किया, द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, इज ट्रू। लेकिन अगर आज बारिश नहीं हुई, वेदर आई गो आउट टू प्ले और आई डोंट गो आउट, आई हैवंट मेड एनी कमिटमेंट ऑन दैट फ्रंट, सो बोथ द थिंग्स विल बी एक्सेप्टेबल। तो अगर बारिश नहीं हुई तो उस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट की अगर आपको वैलिडिटी पूछा जाए, जैसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग करके एक चैप्टर हुआ करता था अंटिल लास्ट ईयर, बट इट इज रिमूव्ड नाउ, वहां पे ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, रीजनिंग है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, इफ देन, और वहां पे हम वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, ट्रूथफुलनेस ऑफ ए स्टेटमेंट। तो अगर बारिश नहीं होती है, मतलब अगर गिवन कंडीशन ही होल्ड नहीं करता, तो उस केस में ये है नहीं है मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमने कुछ भी कमिट नहीं किया है, तो स्टेटमेंट की वैलिडिटी ट्रू मानी जाएगी। इज दैट फाइन? अब आ जाए ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। Let's take relation from A to A. It says if A comma B and B comma C belongs to R, उस रिलेशन में A comma B भी है and B comma C भी है। अगर दोनों है और वो भी ऑर्डर पेयर को ध्यान देना है, A comma B ये जहां पे खत्म हुआ वहां से स्टार्टिंग ऑर्डर पेयर है, then A comma C must be in the relation। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है देन द रिलेशन विल नॉट बी ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम फंसते हैं तो सिर्फ ट्रांजिटिविटी टेस्ट में ही फंस सकते हैं। ठीक है, अगर A, B एंड B, C दोनों है हमारे रिलेशन में, लेकिन A, C नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? झूठा है, मतलब द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि कमिटमेंट किया था ना कि जब जब भी ये होंगे तो वो होना चाहिए, वो फेल हो गया, राइट? अब लेट्स टेक ये है एंड साथ में ये भी है, क्या कहेंगे? सही है, वो ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर रहा है। ठीक है, अब एज्यूम करो ये दोनों नहीं है, मतलब या तो A, B अकेला है या तो B, C अकेला है, मतलब इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ये जहां खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होता हुआ ऑर्डर पेयर नहीं है हमारे पास। अब क्या कहेंगे? क्या बताया? इस डायरेक्शन में इसने कमिटमेंट किया है, जब जब भी ये दोनों होंगे वो होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, उस डायरेक्शन में कमिटमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, जब कमिटमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में करे या ना करे दोनों ही एक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्टेबल मतलब द स्टेटमेंट वैलिडिटी इज ट्रू, तो हम कहेंगे उस ऑर्डर पेयर ने ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास किया। तो यहाँ अगर हमारे पास किसी रिलेशन में ये अकेला ऑर्डर पेयर है, हम कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। इज दैट फाइन? लेकिन लेट्स टेक सेट ए है, ABC, ओके, रिलेशन है A, B, B, A। ठीक, ध्यान से करना है, ठीक है? एक एक ऑर्डर पेयर को उठाएंगे और देखेंगे वो हर तरह से ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं भी अगर एक जगह पे फेल हो जाए ना तो ट्रांजिटिव वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर A, A, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, A, A टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिविटी टेस्ट को हमेशा फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो उन्हें तो आप चेक भी ना करें, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार आप करके देख लो।
ए कॉमा ए है, ए से स्टार्टिंग ये है, राइट, ए कॉमा बी, तो हमें ए कॉमा सी होना चाहिए, मतलब ए कॉमा बी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यही है। तो अगर आप एक्स कॉमा एक्स के साथ एक्स कॉमा वाई लेते हो तो एक्स कॉमा वाई ही क्रिएट करता है, वो ऑलरेडी है। तो इसीलिए एक्स कॉमा एक्स टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर में अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीधे आ जाएं। ए कॉमा बी है, देखें बी से स्टार्टिंग कोई ऑर्डर पेयर है क्या, इनको बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना, ठीक है। ए कॉमा बी, बी से स्टार्टिंग ये है, तो हमें ए कॉमा ए चाहिए उस रिलेशन में, है क्या, बिल्कुल है। तो यहां तक हो गया, ए कॉमा बी तक के सारे ऑर्डर पेयर ने ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास किया है, लेकिन एक ऑर्डर पेयर अभी भी बाकी है, कोई गलती ना करे। अब आ जाए बी कॉमा ए, बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर का जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो ए है। चेक करें ए से स्टार्टिंग कोई ऑर्डर पेयर है क्या, ये है, लेकिन इसके लिए तो हम चेक भी नहीं करेंगे, स्ट्रेट वे हम कह देंगे यस इट फुलफिल्स। यहाँ पे आ जाए बी कॉमा ए कॉमा बी, हमें बी कॉमा बी चाहिए, है ना, जो कि इस रिलेशन में नहीं है। तो अगर कोई एक ऑर्डर पेयर भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट को फेल कर देता है, देन द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इज दैट फाइन? एक और लें, लेट्स टेक R2 रिलेशन है, ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा बी। चेक करें क्या ये ट्रांजिटिव है, ये हमेशा ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास करेगा, ये भी करेगा। ए कॉमा बी के लिए हमें देखना है, लेकिन वो अकेला ही है, जो बाकी ऑर्डर पेयर है वो एक्स कॉमा एक्स टाइप के है, वो तो हमेशा ही फुलफिल करेंगे। अब जब कोई ऑर्डर पेयर अकेला ही होता है, इसका मतलब ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी दोनों का प्रेजेंस साथ में नहीं हो पा रहा है, जब ये कंडीशन ही होल्ड नहीं करता तो स्टेटमेंट की वैलिडिटी ट्रू मानी जाती है, द रिलेशन विल बी टर्म्ड एज ट्रांजिटिव। इज दैट फाइन? क्लियर? एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी आप देखना, यहाँ पे गलती हो जाती है। इट सेज रिलेशन हैज एक्स कॉमा वाई एज ऑर्डर्ड पेयर where x is wife of y। ठीक है, पूछा गया is this relation transitive, तो क्या करेंगे? if x y and y z both belongs to R, क्या हम यहां से ये कंफर्म कह सकते हैं कि x z will also belong to R, right? तो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है बच्चा, ये कंडीशन है, तो इसी कंडीशन से बिगिन करते हैं। if x is wife of y and y is wife of z, तो यहां से अब आगे देखेंगे x एंड z में रिलेशन क्या होगा, यही ना। तो उसके लिए इन्हें हमें इंडिविजुअली समझना होगा। x is wife of y, क्लियर है, x is a female, y is a male, right? And at the same time y is wife of z, ये मेल है। Can that person be wife of z? Not possible। इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर का प्रेजेंस इस रिलेशन में आ ही नहीं सकता। तो जब कोई ऑर्डर पेयर अकेला रह जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, बिल्कुल ध्यान से करना है। डन? नाउ लुक एट, अगर हमारे पास दो रिलेशन हैं R1 एंड R2, बोथ आर ऑन द सेम सेट A एंड ये दोनों ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो क्या हम R1 यूनियन R2 एंड R1 इंटरसेक्शन R2 को डिस्कस कर सकते हैं? क्या R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है R1 के पास 1,2 ऑर्डर पेयर अकेला है एंड R2 के पास 2,1 ऑर्डर पेयर अकेला है, तो दोनों इंडिविजुअली ट्रांजिटिव है। लेकिन जैसे आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं ना, क्योंकि नया कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, ये जहां खत्म हो रहा है हो सकता है दूसरे रिलेशन में वहां से स्टार्टिंग कोई हो, तो उस केस में वो ट्रांजिटिविटी को इफेक्ट कर देता है। तो आप देखें, हमें 1,1 ऑर्डर पेयर चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बन सकता। तो R1 यूनियन R2 मे और मे नॉट बी ट्रांजिटिव, इंपॉर्टेंट, ओके, मे नॉट बी ट्रांजिटिव, ध्यान रखना है। लेकिन R1 इंटरसेक्शन R2, बच्चे अगर दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए जिन ऑर्डर पेयर्स की रिक्वायरमेंट है वो R1 के पास एज ए होल है, R2 के पास एज ए होल है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, अगर वो चीज कॉमन है तो आज ए होल कॉमन आएगा, अगर वो कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट? तो ट्रांजिटिविटी इफेक्ट नहीं होने वाली। R1 इंटरसेक्शन R2 विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इज दैट फाइन? अब चलते बच्चे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल ऑन रिलेशंस, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही हम बात कर रहे हैं। लुक एट बच्चे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में जाएंगे उससे पहले ना, कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल थ्री है, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आपको तीनों रिलेशन को चेक करना आता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नया सा नहीं है, बस तीनों को चेक करना है, तीनों फुलफिलिंग है, देन इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हम क्वेश्चंस करने ही वाले हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चा, ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेशन, क्वेश्चन के फॉर्म में अभी हम करेंगे एक एक को एक्सप्लोर। R1 एंड R2 बट 2 रिलेशंस
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2, माइनस से डीलिंग में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2 डिफरेंस में चाहिए होता है तो आपको कोई गलती यहाँ पे नहीं करना है, करेक्टली लिखना है आज बस, फिर ये इमीडिएटली आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, और वो चेकिंग के लिए भी कई बार हमें कंप्लीट सॉल्विंग से आंसर करना होता है और कई बार एग्जाम्पल बेस्ड सॉल्विंग हम करते हैं। लाइक अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है चेक करना है तो उसके लिए अगर हम कोई एक ऑर्डर्ड पेयर सर्च कर लेते हैं, लेट्स सपोज 1,2 उस रिलेशन में है लेकिन 2,1 उसमें नहीं है, तो हम इस तरह से बताएंगे कि देखो इस रिलेशन में 1,2 है लेकिन उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दैट मींस ये सिमेट्रिसिटी टेस्ट को पास नहीं कर रहा, सो इट विल नॉट बी अ सिमेट्रिक रिलेशन लाइक दैट। ठीक है, पर्टिकुलरली कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे हमें इसी प्रोसेस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट बेटा, रिलेशन R is given, minimum number of elements to be added to make it a reflexive relation, symmetrical relation, या both reflexive symmetric, या only transitive, या equivalence relation like that. ठीक है, the last type जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, number of reflexive relation, number of symmetric relation, number of relations या both reflexive and symmetric like that. अब questions कर लेते हैं। First question बेटा, the number of elements in S which has x, y as its ordered pair satisfying 2x plus 3y is equal to 12 where x and y are natural numbers। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। y को we will write in terms of x and y is 12 minus 2x by 3। x and y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आप x के वैल्यूज डालते हुए चेक कर सकते हैं या जैसे मैंने पहले एनालिसिस से बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम वैल्यूज पुट करके कर लें। अगर x का हम वैल्यू 1 रखते हैं, व्हाट डू वी गेट बेटा, 12 minus 2 which is 10 by 3, नॉट ए नेचुरल नंबर, तो वो ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट नहीं होगा। अब अगर हम x को 2 रखते हैं, 12 minus 4 8 by 3, वंस अगेन नो। अगर हम x को 3 रखते हैं, यस, सो 3,2 एज एन ऑर्डर्ड पेयर ये क्रिएट करेगा। अब अगर आप 4 रखते हैं, दैट बिकम्स 4 by 3, बिल्कुल नहीं। 5 रखेंगे, 2 by 3, नहीं। उसके आगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो और कोई ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट ही नहीं होगा। दिस इज द ओनली ऑर्डर्ड पेयर व्हिच इज देयर, सो कार्डिनलिटी इज 1। और अगर आप एनालिसिस से किए होते तो आप अपना टाइम सेव किए होते बेटा। लुक एट हाउ, ये है 12 minus 2x by 3, तो क्लियर हो गया 12 by 3 दैट इज 4, एंड हमें ये एक नेचुरल नंबर चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो ये एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, दैट मीन्स x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे पास ट्राई करने के लिए रह जाता है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, राइट। सेकेंड थिंग, नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 भी आना चाहिए, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, so 2x must be lesser than 12, x must be lesser than 6। तो बच्चे मल्टीपल्स ऑफ 3, क्या पॉसिबिलिटी रह गया x के लिए, ओनली 3। बस आपको वही एक वैल्यू पुट करना है, y कैलकुलेट करना है, ओनली सिंगल ऑर्डर्ड पेयर दैट वी एंड अप गेटिंग, फाइन। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको जी मेन में मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, a एंड b दो सेट गिवन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन r, और इस तरह के एलिमेंट्स देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। हम रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट कैसा भी हो सकता है। बच्चे जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो चीजें हैं और वो दो चीज किसी भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में ही हो सकता है ये सिंगल नंबर है और ये कोई ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में हो। बस दो चीजें हैं, ये कंफर्म करता है। एंड ऑर्डर्ड पेयर है मतलब दो चीजें हैं, एंड ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन है और बाद में कौन है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर कैसे आ गया। भाई ये दो चीजें कुछ भी आ सकते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए x है, ये हमारे लिए y है, x, y, इस तरह से ध्यान में रखें। ये x, y की बात हो रही है, बिलोंगिंग टू a क्रॉस b, a क्रॉस b। ये फिर क्या है, सिंपल है ना, क्योंकि जो x है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। ऑर्डर्ड पेयर आया कहां से, ये भी तो बताएगा ना क्वेश्चन हमें। तो ये कह रहा है a सेट है और b सेट है, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स क्रिएट होते हैं ना, वो ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ x एंड y के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे where a1 divides b2 and a2 divides b1, तो इस रिलेशन के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनाए जा सकते हैं, दैट्स इट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर हमें ये ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, दैट मीन्स हमें चार चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, a1 b1, a2 b2, राइट। और इनमें रिलेशन क्या है, a1 डिवाइड्स b2, मतलब आपको सबसे पहले इन दो पोजीशंस पे ध्यान देना है कि ये दो पोजीशन हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास चार स्लॉट्स है, चार एलिमेंट्स है जिनका डिसीजन हमें लेना है, राइट। इट सेज a1 मस्ट डिवाइड b2, सो a1 डिवाइड्स b2 का मतलब क्या है, a1 का एक मल्टीपल b2 होना चाहिए, राइट। चेक करते हैं, अगर हम a1 को 2 लेते हैं
तो हम B2 क्या क्या ले सकते हैं? 2 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या क्या है? 8 है, 12 है, 2 वेज। अगर हम A1 को 3 लेते हैं तो B2 क्या क्या हो सकता है? 3 के मल्टीपल्स कितने हैं? 2 है। अगर हम 4 लेते हैं तो कितने हैं मल्टीपल्स? 8 एंड 12, 2 है। मतलब 6 तरह से हम इन 2 स्लॉट्स को फिल कर सकते हैं, राइट। एंड जब तक चारों स्लॉट्स फिल नहीं होंगे, मतलब A1, B1, A2, B2 चारों एलिमेंट्स का डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक ये ऑर्डर्ड पेयर फ्रेम नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब आ जाते हैं B1 एंड A2 पे। इससे A2 डिवाइड्स B1, मतलब A2 का एक मल्टीपल B1 होना चाहिए, राइट। एंड A2 आ कहां से रहा है? सेट A से, बिल्कुल ध्यान देना है। एंड B1 इज कमिंग फ्रॉम सेट B, करेक्ट। तो सेम ही चीज हुआ बच्चा, इसका एक एलिमेंट का मल्टीपल यहाँ पे होना चाहिए, तो काउंटिंग भी बिल्कुल सेम हुआ। हमारा आंसर क्या आ गया? 6 into 6 एंड दैट इज 36, है ना, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज A सेट हमें दे दिया गया, first 20 natural numbers are there. Let R1 and R2 be two relations on set A such that R1 has ordered pairs A, B, where B is divisible by A, and R2 has ordered pairs such that A is an integral multiple of B. Then number of elements in R1 minus R2. ये जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे लास्ट 3 इयर्स के जी मेन के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए R1 माइनस R2 की कार्डिनलिटी की बात हो रही है। क्या बताया? n of R1 माइनस n ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। बिल्कुल, कुछ इधर उधर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, और इसमें भी हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आप इसे काउंट करें, इसे काउंट करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, वो तो आप कर ही सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप सब्ट्रैक्शन को भी काउंटिंग प्रोसेस में हैंडल कर लें एट वंस। देखो यहाँ हमें कहा गया R1 में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है जो कि दोनों में कॉमन नहीं है। सिंपल से इसमें मीनिंग क्या हुआ बेटा? R1 में से आपको उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रिमूव कर देना है जो इस कंडीशन को भी साथ में फुलफिल कर रहे हो। तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हैं? A का मल्टीपल B होना चाहिए, एंड A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। तो दोनों को अगर हम साथ में कंसिडर करें तो क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि A का मल्टीपल B होना चाहिए, और ये कह रहा है B का मल्टीपल A होना चाहिए। दैट मींस A एंड B मस्ट बी इक्वल, राइट। तो हमें इनमें उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रिमूव कर देना है जिसमें A एंड B आई इक्वल, दैट सेट, ठीक है। अब काउंट करते हैं, बताएं। A का मल्टीपल B होना चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो A को ले लेते हैं आज 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि काउंटिंग ही हमें करना है। तो अगर हम A को 1 लेते हैं तो 1 के मल्टीपल्स, वैसे 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1,1 हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो 1 के इस लिस्ट में कितने मल्टीपल्स है? 19 हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे 1 के मल्टीपल्स ही हैं 19। फिर अगर हम A को 2 कंसिडर करते हैं तो 2 के मल्टीपल्स इस लिस्ट में वैसे कितने हैं? 20/2 ग्रेटेस्ट ये वैल्यू है ना, 10 है, लेकिन हमें 2,2 लेना नहीं है, तो कितने रह गए? 9। उसी तरह से 3 के मल्टीपल्स 20/3 ग्रेटेस्ट ये वैल्यू दैट इज 6, लेकिन हमें 3 को लेना नहीं है, तो एक एक बस कम करते जाना है, ग्रेटेस्ट ये वैल्यू लेना है और एक कम कर देना है। तो बच्चा 20/4 का ग्रेटेस्ट ये वैल्यू 5, लेकिन हमें लेना है 4। 20/5 का ग्रेटेस्ट ये वैल्यू 4, हमें लेना है 3। 20/6 का ग्रेटेस्ट ये वैल्यू 3 है, हमें लेना है 2। 20/7 ग्रेटेस्ट ये वैल्यू 2, हमें लेना है आज 1। 20/8 बेटा 2 है, हमें लेना है आज 1। 20/9 भी 2 है, हमें लेना है 1, एंड 20/10 भी 2 है, हमें लेना है 1। उसके आगे अगर हम 11 के मल्टीपल देखें, 12 के मल्टीपल्स देखें, तो सब एक ही आ रहे हैं, एंड दे आर द सेम नंबर, तो उनको तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि A इज इक्वल टू B वाले ऑर्डर्ड पेयर हमें कंसिडर ही नहीं करना है। तो हमारा आंसर आ गया आज 10। बच्चा काउंट कर लेते हैं, 19 + 1 20, 9 + 1 10, so that is 30, 5 + 4 + 1 40, and this is 46. Clear? Next question बेटा, let A set having 4 elements as this, आपको रिलेशन दिया गया है, be a relation on set A. It says let S be an equivalence relation on A, मतलब इसी सेट में S एक equivalence relation है such that, ये जो रिलेशन है ना वो इस इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सबसेट होना चाहिए, ठीक है। और हमें S का पता नहीं है, लेकिन R हमें दे दिया गया है, इसका मतलब इसका हमें एक सुपरसेट क्रिएट करना है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज, तो क्वेश्चन सिंपली ये कहना चाह रहा है कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में हम और एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से डालें ताकि एक इक्विवेलेंस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, और वो जो हम ऐड कर रहे हो मिनिमम पॉसिबिलिटी से इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो जाए, राइट। क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S पूछा गया, मतलब सबसे छोटा ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन हम कौन सा बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें किस तरह से इसे अटेम्प्ट करेंगे। बच्चा हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो 1,1, 2,2, 3,3,
4,4 इनको तो हम प्लेस कर ही देते हैं, राइट। और हमें ये भी क्लियर है सिमेट्रिसिटी टेस्ट एंड ट्रांजिटिविटी टेस्ट में हमें इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा ही फुलफिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1,2 है तो क्लियर है 2,1 तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक भी तो बनाना है। 2,3 है तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 3,2 को भी हमें डालना ही पड़ेगा। एंड 1,4 के साथ 4,1 तो आना ही है। तो जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमें गिवन थे ना, उसके बेस पे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हमने कंफर्म कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रांजिटिव को कंफर्म करने के लिए, राइट। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को तो भूल जाएं पूरी तरह से, ये न्यूट्रल एलिमेंट्स है। 1,2 है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान से करना है। 1,2 है, 2,1 है, 1,1 चाहिए जो कि है। एंड बच्चा 2 से स्टार्टिंग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर और भी है ना, 2,3 भी है, तो हमें 1,3 भी चाहिए। डू वी हैव इट 1,3 एनीवे? नहीं। तो इसका मतलब अगर हमें ट्रांजिटिव बनाना है तो 1,3 को तो हमने डालना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपने 1,3 डाला, सिमेट्रिसिटी भी इफेक्ट ना हो, इसलिए 3,1 को भी आप इंसर्ट कर दें। इज दैट फाइन? अब नया ऑर्डर्ड पेयर का इंसर्शन हुआ है, फिर से बिगिनिंग से करेंगे। 1,2 2 से स्टार्टिंग, ये तो चेक हो चुका है, 2 से स्टार्टिंग और कोई नया नहीं आया, राइट। तो इसने तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर दिया। अब आते हैं 2,1 2,1 उसके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर के साथ ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास करेगा अगर वो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है तो, ठीक है। तो आपको इसको इसके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी वो है, फाइन। अब 1 से स्टार्टिंग क्या हमारे पास कोई और ऑर्डर्ड पेयर है? बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है, दोनों के लिए आपको चेक करना होगा। 2,1 है, 1,4 है, क्या 2,4 यहाँ पे कहीं है? नहीं है, इसका मतलब इंसर्टेड। 2,4 डाला तो 4,2 को तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से बच्चे 2,1 का आपको 1,3 के साथ भी चेक करना है, तो 2,3 होना चाहिए। डू वी हैव इट? यस, इट इज देयर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर ने ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर दिया हर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर के साथ। नेक्स्ट 2,3 3 से स्टार्टिंग ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ये है, सो वी वांट 2,1 व्हिच इज ऑलरेडी देयर। और 3 से स्टार्टिंग हमारे पास कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये है, लेकिन इसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि x, y एंड y, x अगर रिफ्लेक्सिव है तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास करेगा ही। सो ये इसने भी फुलफिल किया। 3,2 2 से स्टार्टिंग ये है, लेकिन हम उसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी है तो ट्रांजिटिव वो बन जाएगा। 2 से स्टार्टिंग हमारे पास ये है, सो वी वांट 3,4 प्रेजेंस। डू वी हैव इट एनीवेयर? नहीं है, तो इंसर्ट करते हैं। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 4,3 की जरूरत है, वी पुट दैट ऑल्सो, फाइन। अब क्विकली एक बार अटेंशन दे दे, बना था सेट ए पे, उसके पास कितने एलिमेंट्स है? 4। तो A क्रॉस A की कार्डिनलिटी कितनी हुई? 16। इसका मतलब जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स की पॉसिबिलिटी कभी हम ले सकते हैं इस रिलेशन में वो है 16। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 को तो क्रॉस कर ही नहीं सकता। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो हमेशा इक्विवेलेंस ही होता है, तो आपको इसके आगे और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही वो 16 पहुंच गया, जैसे ही वो यूनिवर्सल रिलेशन पे आ गया, उसके आगे आपको और कंटिन्यू नहीं करना है। सो आवर आंसर इज 16, ठीक है। और अगर ये अभी 16 नहीं पहुंचा होता तो हम एक एक ऑर्डर पेयर के साथ ट्रांजिटिविटी टेस्ट को चेक करना कंटिन्यू किए होते, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, let A set it has 100 elements, first 100 natural number, let R be a relation on A defined by x, y if and only if 2x is equal to 3y। आप देखें रिलेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है, यहाँ रिलेशन रोस्टर फॉर्म में गिवन नहीं है, ठीक है। let R1 be a symmetric relation on A such that R is a subset of R1। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, R is a subset of S और S हमने इक्विवेलेंस बनाया, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें R रिलेशन दे दिया गया है satisfying this condition, और हमें उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करना है, उसका एक सुपरसेट बनाना है, दैट विथ मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर एडिशन, ताकि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आप देखें कुछ सिमिलैरिटी है, दैट इज रिलेशन इज गिवन, वहां रोस्टर फॉर्म में गिवन है, यहाँ सेट बिल्डअप फॉर्म में गिवन है, मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसे। वहां हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करके उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया है, और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करके हमें उसे सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है, फाइन। तो काम हमारा बिगिन कहां से होगा बेटा? रिलेशन R से ही तो बिगिन होगा। तो R का एनालिसिस आप देखें, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स x, y होंगे ना, उसको इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, राइट। तो x, y किस तरह के होंगे? आप एक एक एलिमेंट को लेके यहाँ चेक तो नहीं करने वाले हैं, राइट। तो देखें 2x इज इक्वल टू 3y है, 2 एंड 3 दोनों को प्राइम नंबर्स है, तो अगर राइट हैंड साइड 3 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली x विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं इसे 3k लिख लेती हूँ, राइट। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया 6k, तो अगर 3y 6k है तो y क्या आया? 2k। इसका मतलब इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे दे विल बी ऑफ द काइंड 3k, 2k, राइट।
तो सबसे पहले अब हम चेक कर लेते हैं जो आर रिलेशन है हमारे पास, उसमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो वो कितने होंगे। ठीक है, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे, तो 3k एंड 2k दोनों इस लिस्ट में ही होना चाहिए, एंड 2k स्मॉलर है 3k बड़ा है, तो 3k के लिए चेक कर लेते हैं 3k इस लिस्ट में आने के लिए k की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सो ऑन अप टू 33, राइट। जब k 33 होगा तो ये 99 बन जाएगा। दैट मीन्स k की 33 पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रेम करेंगे तो 33 ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर। ये हुआ रिलेशन आर, लेकिन हमें अब कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें अटैच करके उसको सिमेट्रिक बनाना है। दैट मीन्स अगर x, y है तो y, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं k का वैल्यू 1 लेती हूँ तो इसमें 3, 2 आया, तो हमें 2, 3 चाहिए, राइट। तो जो ये 33 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले हैं, एग्जैक्टली उनके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर्स भी हमें उसमें अटैच करना होगा, तब रिलेशन R1 क्रिएट होगा। और हमसे R1 की कार्डिनलिटी पूछी गई है, व्हाट इज इट बेटा, 66। क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी को ही चेक करना है। S सेट हमें दे दिया गया है, सपोज M बी ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S, मतलब S का सबसेट है, देन द रिलेशन R व्हिच इज A, B वेयर A एंड B बिलोंग टू द सेट M, और M क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस। दैट मीन्स A एंड B आर नथिंग बट सबसेट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, वेयर देयर इंटरसेक्शन शुडंट बी ए नल सेट, इसका मतलब A एंड B में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन R में है, फाइन। और हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी नेचर को। तो स्ट्रेट अवे इस पे आ जाए, रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन कब बनेगा, जब उसमें A, टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो, राइट। और A, B आने के लिए इस कंडीशन को उसे फुलफिल करना होगा। इसका मतलब A इंटरसेक्शन A, क्योंकि B की जगह पे A आने से ये सेटिस्फाइंग होना चाहिए, एंड A इंटरसेक्शन A वी नो दैट इज A। तो क्या हम कंफर्म ये कह सकते हैं A इज नॉट ए नल सेट फॉर एवरी A व्हिच इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि किसी भी सेट के सबसेट में नल सेट भी तो होता है। तो अगर A एक नल सेट है तो ये तो नल सेट हो गया, तो ये कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुआ। तो अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये होल्ड नहीं करता है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना A, टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी देयर फॉर एवरी A, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन व्हिच इज क्लियर। तो यहां से आप इन ऑप्शंस को तो स्ट्रेट अवे क्रॉस कर सकते हैं। अब बच्चा सिमेट्रिसिटी हमें चेक करना है। तो अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट नहीं है, दो सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कंफर्म्ड है ना A एंड B में अगर कॉमन है तो B एंड A में भी तो कॉमन होगा ही, तो सिमेट्रिक तो वो होना ही है। सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ ट्रांजिटिविटी, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं और दोनों में सिर्फ ट्रांजिटिविटी के बेस पे वो डिफर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव बनने के लिए आप देखें, अगर A, B उस रिलेशन में है, मतलब A एंड B में कुछ तो कॉमन है, एंड B एंड C में भी कुछ तो कॉमन है। क्या हम यहाँ से ये कंफर्म कह सकते हैं कि A एंड C में भी कुछ कॉमन होगा? कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 है, ये सेट A है। अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ विथ सेट B को मैं ले लेती हूँ 3, 4, राइट। तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है, दैट इज 3, एंड C में ले लेती हूँ आज 4, 5। इन दोनों में भी एक एलिमेंट कॉमन है, लेकिन क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। हियर आवर आंसर इज ओनली सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट, R be a relation defined on natural numbers as A is related to B, satisfying this condition, that is 2A plus 3B is a multiple of 5. चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बनने के लिए A must be related to A। तो देखते हैं 2A plus 3A, B को हमने A कर दिया, this is 5A which is divisible by 5, which is a multiple of 5. तो yes, it is a reflexive relation, it will fulfill for every A. Second, symmetric, अगर 2A plus 3B मल्टीपल ऑफ 5 है, क्या हम यहाँ से कंफर्म कह सकते हैं B इज रिलेटेड टू A? इसका मतलब 3A plus 2B, क्या ये 5 का मल्टीपल आएगा? कैसे चेक करेंगे? लेट्स टेक इट टू बी X, और हमें ये देखना है X 5 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 5 आता है, 5 आता है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। दिस इज 5A, 5B इज 5K1 प्लस X। ध्यान से देखिए, अगर मैं x की बात करूं, इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 ओवरऑल आ जाएगा कॉमन। तो क्या x इज ए मल्टीपल ऑफ 5? तो yes, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। थर्ड, ट्रांजिटिविटी हमें चेक करना है, तो उसके लिए अगर A, B उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दिस इज 5K1, एंड B, C उसे सेटिस्फाई कर रहा है, सो 2B प्लस 3C
इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या यहां से हम कंफर्म कह सकते हैं कि a, c उसे सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। ये डिस्कशन हमें करना है, ठीक है। तो इस तरह के डिस्कशन में हमें इन दोनों के हेल्प से b का एलिमिनेशन करना होता है, जो मिडिल वाला क्वांटिटी है उसका एलिमिनेशन करना होता है, दैट्स इट। एंड एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू ही रिमूव हो जाए, एलिमिनेशन का मतलब ये है कि वो हमारे डिस्कशन में न्यूट्रल बन जाए, ठीक है। तो अगर हम 5 के मल्टीपल रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ b का प्रेजेंस आप देखें, दोनों में जो सम है वो 5b बनता है, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 5 बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका प्रेजेंस भी क्रिएट होगा और b न्यूट्रल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा डिस्कशन करना बहुत ईजी रह जाएगा। देखते हैं, दोनों को हमने ऐड किया, दिस इज 5b प्लस 3c इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल है ये, राइट मैंने 5 कॉमन ले लिया और ये भी 5 का मल्टीपल है, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ओवरऑल 5 कॉमन आ जाएगा, k1 प्लस k2 माइनस b। तो राइट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 2a प्लस 3c। सो यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आया समझ? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जो ऑल 3 होता है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर बेटा? सो दैट्स इट बेटा, मुझे लग रहा है हमने हर तरह के क्वेश्चंस को कवर किया। सो वी आर क्लोजिंग दिस हियर, लेकिन इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद PYQ सिर्फ 2022, 23 एंड 24 के क्वेश्चंस, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट सेशन। फाइन बेटा?